नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इस इंडियन ज्योग्राफी में भारत का भूगोल या भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। भू आकृतिक प्रदेशों में हमने उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय कंप्लीट कर लिया, इसके बाद में गंगा का विशाल मैदान कंप्लीट कर लिया और हमारा प्रायद्वीपीय पठार चल रहा था। प्रायद्वीपीय पठार में हम केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसे सेंट्रल हाईलैंड के बारे में जाना जाता है, और उसके अंतर्गत अरावली हुआ, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा पहाड़ी और विंध्याचल पर्वत, इन सब के बारे में हमने विस्तार से जाना। आज उसी के आगे बढ़ते हैं और उसके आगे प्रायद्वीपीय पठार में ही उसका अगला विभाजन है पूर्वी पठार। पूर्वी पठार को छोटा नागपुर के पठार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पूर्वी पठार। और पूर्वी पठार में 3 पठारों को सम्मिलित किया जाता है। वो 3 पठार आपके कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका छोटा नागपुर का पठार, यानी कि भारत के पूर्व में कहाँ पर? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस रीजन में जो पठारी रीजन है उसको कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में दूसरा इसका भाग है छत्तीसगढ़ बेसिन, जिसे महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है, अर्थात जहाँ से होकर के महानदी बह रही है उसके आसपास का जो भी रीजन है और उसके आसपास के उस रीजन में जो पठारी क्षेत्र है उसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन, ठीक है। इसके बाद में इसका तीसरा पार्ट आता है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन तथा छोटा नागपुर पठार, इन तीनों से मिलकर के बना है आपका पूर्वी पठार, ठीक है। और इस पूर्वी पठार को किस में सम्मिलित किया जाता है? प्रायद्वीपीय पठारों में सम्मिलित किया जाता है। तो एक एक करके हम इनके बारे में समझते हैं कि क्या छोटा नागपुर पठार है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, यहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, यहाँ कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाएंगे, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, और ठीक। तो चलिए आइए एक एक करके इन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं। यह है हमारा छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी भौतिक प्रदेश को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसकी स्थिति की या अवस्थिति के बारे में पता होना चाहिए कि भारत के मैप पर वो क्षेत्र कहाँ पर है। तो अगर हम छोटा नागपुर का पठार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये ब्लू कलर में जो सेट किया गया है, ये क्या है? अपना छोटा नागपुर का पठार है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो क्षेत्र है ये पूर्वी भारत का क्षेत्र है। इस पूर्वी भारत के क्षेत्र में यहाँ पश्चिम बंगाल है, इसके बाद में बिहार है, बिहार के बाद में फिर आपका इधर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा है, ठीक है। तो इन उड़ीसा से और बिहार से नीचे थोड़ा सा देखिए आपको झारखंड दिखेगा। तो इन 5 राज्यों में छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। अब छोटा नागपुर पठार एक ऐसी संरचना है जो खुद अपने आप 3 पार्टों से निर्मित है, जिसे हम एक को बोलते हैं रांची का पठार, दूसरा है हजारीबाग का पठार और तीसरी संरचना है राजमहल पर्वत। अब देखिए, छोटा नागपुर के पठार को 3 क्षेत्रों में क्यों विभाजित किया जाता है? तो इसका जो उत्तर पश्चिमी भाग है या उत्तरी भाग है, तो उत्तरी भाग को तो क्या कहा जाता है? हजारीबाग का पठार कहा जाता है। इसके उत्तर पूर्वी भाग को कहा जाता है राजमहल पर्वत और इसके दक्षिणी भाग को कहा जाता है रांची का पठार, ठीक है। अब देखिए, यहीं पर एक चोटी दिखाई दे रही होगी आपको, ये एक सिंबल है चोटी का। तो हजारीबाग के पठार की एक चोटी है जिसे हम बोलते हैं पारसनाथ पहाड़ी या पारसनाथ चोटी। तो जो पारसनाथ चोटी है ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या आंसर देना है? पारसनाथ। ठीक है।
तो ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी हो गई। इसके बाद में जो अगला हमारा भौतिक प्रदेश है, इसी के अंतर्गत इसका जो विभाजन किया गया है वो किसमें किया गया है, उत्तर पूर्वी भाग में, जिसे हम कह रहे हैं राजमहल पर्वत। अब राजमहल पर्वत के अंतर्गत एक आपको पहाड़ी दिखाई दे रही होगी इस तरीके से, ये जो चोटी है इसको कहा जाता है दोस्तों, ये डालमा हिल है। और डालमा हिल जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है। इस बात को आपको याद रखना है, जो कि छोटा नागपुर के पठार में अवस्थित है। तो प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, डालमा हिल। मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, साथ साथ आप भी नोट करते जाइए। प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत। ठीक, ये कैसा ज्वालामुखी, आपने ज्वालामुखियों के बारे में भी सुना होगा कि ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी क्या होते हैं कि अंदर जब पृथ्वी के मैग्मा हैं वो जब दरारों के माध्यम से पृथ्वी के बाहरी सतह पर आता है और जब वो उद्भेदन करता है या जब उसमें विस्फोट होते हैं तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। इसी तरीके से अपने पूर्वी भारत में भी राजमहल पर्वत में एक ज्वालामुखी, कभी पता नहीं कब की बातें हैं, बहुत प्राचीन समय में एक ज्वालामुखी बना था। अब तो ये विलुप्त हो चुका है। तो इस समय किस प्रकार का ज्वालामुखी है, विलुप्त ज्वालामुखी है। अगर सक्रिय होता तो कैसा होता, क्योंकि यहाँ पर सक्रिय तब होता ये जब इसमें हमेशा उद्गार होते रहते, हमेशा उद्भेदन होते रहते, तब इसको सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में डाल देते। विलुप्त ज्वालामुखी इसलिए है क्योंकि अब ना तो इसमें उद्गार हो रहे हैं, उद्भेदन हो रहे हैं, विस्फोट हो रहे हैं, और ना ही भविष्य में कोई भी विस्फोट इसमें होने की संभावना है। इसीलिए इसको कैसा ज्वालामुखी कहा जाता है, विलुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार जो बना है, इसकी जो संरचना है दोस्तों, वो ज़्यादातर अवसादी चट्टानों से निर्मित है। और जहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भंडार मिलते हैं वो कोयला के मिलते हैं। ठीक है, किसके भंडार मिलेंगे, कोयला के। तो छोटा नागपुर पठार में कोयला और लौह अयस्क बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, इसीलिए इस क्षेत्र में क्या हुआ है, लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ये रांची है, रांची के पठार से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। और स्वर्ण रेखा नदी जो है वो स्वतंत्र रूप से कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्ण रेखा नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। देखिए इस प्रकार से है ये मैप पर, अगर आप इसको देखोगे तो स्वर्ण रेखा नदी रांची के पठार से ऐसे निकलेगी और इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए क्या हो जाती है, गिर जाती है। इसके बाद में एक नदी और है जो हजारीबाग और रांची के पठार की सीमा से होते हुए ऐसे निकलती है और बाद में हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। इसका नाम है दामोदर नदी। ठीक है, तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है या सबसे लंबी नदी है, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किस में जाके मिल जाती है, हुगली में जाके मिल जाती है। ये वही दामोदर नदी है जिस पर भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना चलाई गई थी 1948 में, और इसके लिए डीवीसी की स्थापना की गई थी अलग से, जिसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक है, इसको बोला जाता है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। बाकी और आगे बढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि छोटा नागपुर पठार संरचना किन किन से निर्मित है। तो इसके दक्षिणी भाग में रांची का पठार है, उत्तरी भाग में हजारीबाग का पठार है। पारसनाथ हजारीबाग के पठार की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। राजमहल पर्वत इसका उत्तर पूर्वी भाग है और इसकी चोटी डालमा हिल प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है जो विलुप्त हो चुका है। ठीक है, इसका विस्तार झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। इतनी बातें आपको याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके इसके पॉइंटों के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या क्या और अन्य विशेषताएं हैं। देखिए छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में द्वीप रूपीय, यानी कि इस पठार में, यानी इस तरीके से पठार है और इस पठार में एक द्वीप रूपीय जो संरचना मिलती है जो कि किस किस से निर्मित है, ग्रेनाइट और नीस से।
किससे निर्मित है? ग्रेनाइट और नीस से निर्मित है। तो ग्रेनाइट और नीस से निर्मित है तो इस संरचना में किस प्रकार की मिट्टी का विकास होगा? लाल मिट्टी का विकास होगा। तो ग्रेनाइट एवं नीस से निर्मित संरचना मिलती है जिसको क्या कहा जाता है? पाट भूमि कहा जाता है। तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? पाट भूमि कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पाट भूमि किसे कहते हैं? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो क्या कहोगे कि छोटा नागपुर के पठार में जो द्वीप रूपीय संरचना जो कि ग्रेनाइट और नीस से निर्मित है उसे क्या कहा जाता है? पाट कहा जाता है, पाट भूमि कहा जाता है, जो इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता है। ठीक है। दूसरा, खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से छोटा नागपुर का पठार भारत का एक संपन्न क्षेत्र है। यहाँ कोयला की उपलब्धता के साथ साथ धात्विक एवं अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। तो कोयला किस प्रकार की चट्टानों में मिलेगा? कोयला मिलेगा आपको अवसादी चट्टानों में। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ धात्विक और अधात्विक खनिज भी पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर खनिज संसाधनों पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। अब देखो, यहाँ खनिज संसाधन तो काफी हैं और उन पर आधारित, यानी कि जिस प्रकार के यहाँ खनिज संसाधन है, कोयला है, लौह इस्पात है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आयरन स्टील इंडस्ट्री का विकास हुआ है, लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ इतना ज्यादा लौह इस्पात उद्योग या खनिज संसाधनों पर आधारित उद्योगों का विकास होने के साथ साथ भी ये क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से भारत का एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अब बात आती है कि यहाँ पर इतने खनिज संसाधन मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतना औद्योगिक विकास हुआ है और औद्योगिक विकास होने के कारण भी, होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या नहीं हुआ? सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो पाया। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ की जो जनसंख्या है या यहाँ की जो लिटरेसी रेट है इस रीजन की वो बहुत कम है। ठीक है। साक्षरता कम होने के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी योजनाएं सरकार इन लोगों के लिए लेके आ रही है उन योजनाओं को यहाँ लोगों तक क्रियान्वित अच्छे तरीके से नहीं किया गया। दूसरी चीज, यहाँ सबसे बड़ा जो रीजन है या इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का वो है नक्सलवाद। ठीक है। नक्सलवाद के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे कि यहाँ जितने भी जो खनिज संसाधन है इन पर बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों का अधिकार है जो कि इन लोगों के लिए कुछ नहीं करती। बाद में ये लोग हथियार उठा लेते हैं उनके विरोध में। तो ये भी एक पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण है और इन खनिज संसाधनों का इन लोगों को डायरेक्ट लाभ नहीं मिल रहा है, ना तो डायरेक्ट मिल रहा है ना इनडायरेक्ट मिल रहा है। तो ये भी एक पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण भी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अब देखिए, अगला है दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है जो रांची और हजारीबाग के पठार की सीमा से होते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली से मिल जाती है। ये नदी बेसिन कोयला के भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो दोस्तों, ये जैसे इंडिया है आपका और यहाँ से आपकी दामोदर नदी निकल रही है और ये हुगली से जाके मिल जाती है। तो इस नदी बेसिन में यानी कि इसके आसपास के रीजन में बहुत सारा कोयला पाया जाता है। तो इतना सारा कोयला पाए जाने के कारण ही इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का रूर प्रदेश किस नदी बेसिन को कहा जाता है तो दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। ठीक है। तो रूर क्या है? जर्मनी का एक स्थान है, जर्मनी का एक शहर है जहां सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। उसी के तर्ज पर इसका नाम क्या रख दिया गया? रूर प्रदेश रख दिया गया। तो कोयला के भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। ये बात क्लियर रहेगी। तो सबसे पहली चीज, दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है और ये किसकी सहायक नदी है? अगर ये पूछा जाए तो हुगली की सहायक नदी है जो कि हुगली से जाकर के पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। और इसी दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल में क्या बनाई गई है? दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई है जो भारत की या स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना मानी जाती है जिसका निर्माण 1948 में हुआ था। अब देखिए अगला पॉइंट, स्वर्णरेखा नदी इस पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो रांची के पठार से निकलने के बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों, इस नदी का नाम स्वर्णरेखा इसलिए रखा गया क्योंकि इसके जो रेत है इस नदी का, उस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इस नदी का नाम क्या हो गया? स्वर्णरेखा नदी हो गया। अगला पॉइंट, ये छोटा नागपुर पठार की ऐसी नदी है जिसका स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में निकास होता है। अब यहाँ एक चीज और याद रखना कि मैं दोबारा से यहाँ एक छोटा सा इंडिया का मैप बना दे रहा हूँ। जैसे ये आपकी इंडिया है और ये स्वर्णरेखा नदी है, इस तरीके से निकल रही है।
तो यहीं पर झारखंड में रांची के पास में इस पर एक जलप्रपात बनाया गया है जिसे हुंडरू जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो क्या कहोगे, स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। तो देखिए ये छोटा नागपुर पठार की ऐसी नदी है जिसका स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में निकास होता है, यानी कि ये किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं है, यानी कि स्वतंत्र रूप से जहाँ से ये निकलती है और डायरेक्ट कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसी नदी पर झारखंड के रांची के समीप कौन सा जलप्रपात बनाया गया है, हुंडरू जलप्रपात बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए डालमा हिल के बारे में भी हमने बात की थी। डालमा हिल जो है वो राजमहल पर्वत में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है जो वर्तमान में क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। तो ये कुछ विशेषताएं थी आपके छोटा नागपुर के पठार की। तो छोटा नागपुर के पठार से जो सवाल बनते हैं वो क्या बनते हैं कि इसका विस्तार कौन कौन से राज्यों में है। तो आपको 5 राज्य याद रखने हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उसके बाद में 2 नदियां याद रखनी है, दामोदर और स्वर्णरेखा। दामोदर नदी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि दामोदर नदी का जो बेसिन है ये कोयले की भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, एक भारत का एकमात्र ज्वालामुखी यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में एकमात्र जो ज्वालामुखी है वो डालमा हिल है, जो कि कहाँ अवस्थित है, छोटा नागपुर के पठार में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका अगला छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि छत्तीसगढ़ बेसिन की लोकेशन कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ बेसिन का पता चल रहा है किससे, आपके मैप से। यहाँ पर जो लोकेट किया गया है इसको, तो इससे आपको दिखाई दे रहा होगा कि छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार 2 जगह पर है। कहाँ कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में है। तो पहला सवाल आपका यही बनेगा कि छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार किन राज्यों में है, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। अब दूसरी बात आती है कि इसका जो निर्माण हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। तो एक ज्योग्राफी में एक शब्द चलता है अवतलन या दशाव की प्रक्रिया। देखो, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, यानी कि जब महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के तहत क्या हुआ कि जब प्लेटें प्रवाह कर रही थीं तो उसी समय पर कहीं पर्वत बने, कहीं महाद्वीप बने, कहीं महासागर बने। अब उसके साथ साथ क्या हुआ कि इसी के अंतर्गत किसी स्थान का तो उत्थान हुआ और किसी स्थान का अवतलन हुआ। उत्थान का मतलब है कि बहुत लंबे समय में, जिसे हम महादेश जनक, जब हम भू संचलन पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, तो भू संचलन का अर्थ है कि जब पृथ्वी के अंदर और बाहर जो बल लगते हैं और उनके द्वारा इसके धरातल पर होने वाले परिवर्तन किसके अंतर्गत आते हैं, भू संचलन के अंतर्गत आते हैं। उन भू संचलनों में एक बल काम करता है जिसे हम कहते हैं महादेश जनक बल। क्या कहते हैं, महादेश जनक बल। तो महादेश जनक बल के अंतर्गत ये माना जाता है कि कई हजार वर्षों में या बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद में हमारे जो स्थलखंड हैं वो ऊपर उठे और उनके ऊपर उठने से क्या हुआ, महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे स्थलखंड ऊपर उठेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि नीचे धसेंगे। तो इसका जो निर्माण हुआ इस पठार का, वो अवतलन की प्रक्रिया से हुआ। अवतलन का मतलब होता है नीचे जाना, दसाव। तो यहाँ क्या हुआ होगा कि भू संचलन में महादेश जनक बल के द्वारा या पृथ्वी के भू संचलन के कारण, दसाव या अवतलन की प्रक्रिया के कारण छत्तीसगढ़ बेसिन का विकास हुआ है। अब छत्तीसगढ़ बेसिन है, तो इस छत्तीसगढ़ बेसिन में यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं महानदी। और महानदी सीधी कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, इस तरीके से डेल्टा बनाते हुए गिरती है। तो महानदी बेसिन इसको इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पठार महानदी बेसिन के क्षेत्र में है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, महानदी बेसिन रख दिया गया। दूसरी चीज आती है कि इस पठार की जो संरचना है वो किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो दोस्तों यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और गोंडवाना जहाँ नाम आ जाए आपको याद रखना है कि गोंडवाना चट्टानें जहाँ भी मिलेंगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार मिलेंगे, और धारवाड़ क्रम की चट्टानें जहाँ भी मिलेंगी वहाँ लोहे के भंडार सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो पहली चीज क्या याद रखनी है कि इस पठार की संरचना गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित है, जिसके कारण यहाँ कोयला के भंडार मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर कोयले के भंडार मिले हैं, तो कोयले के भंडार है तो इसके आसपास में कोई ऐसा भी रीजन होगा जहाँ लोहे के भी भंडार मिलेंगे। तो अभी हमने छोटा नागपुर का जब पठार पढ़ा और यहाँ पर क्या था, यहाँ कोयले के भंडार भी मिल रहे थे और किसके, लोहे के भी भंडार मिल रहे थे।
तो इस रीजन में जो लौह इस्पात उद्योग लगता है उसके लिए एक अवस्थिति कारक निर्धारित होता है कि ये जो उद्योग हैं यानी कि आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वो कच्चे माल पर आधारित उद्योग है, और कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग होता है वो कैसी जगह पर लगते हैं, उनके लिए कौन सी प्रक्रिया यानी कि कौन सा सिस्टम लागू किया जाता है, अपनाया जाता है। देखिए मान लीजिए एक रीजन में मिला आपको कोयला, कोयला क्या है, कच्चा माल है, और एक रीजन में मिला आपको लौह अयस्क, दोनों ही कच्चे माल है। तो इंडस्ट्री लगाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है, ये देखता है कि इस उद्योग को कहाँ लगाया जाए। चाहे तो आप लोहे को कोयले के पास ले जा सकते हैं या कोयले को लोहे के पास ला सकते हैं, ये तो हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि बाजार की दूरी कितनी है उद्योग को लगाने से, यानी कि जहां उद्योग लगाया जा रहा है वहां से बाजार कितनी दूर है। तो इस तरीके से ये मान लो यहाँ पर एक कच्चा माल मिला, यहाँ पर दूसरा कच्चा माल मिला और यहाँ मार्केट है, तो ये जो लौह आयरन इंडस्ट्री लगाई जाएगी वो इन तीनों के बीच में लगाई जाएगी, जिससे कि क्या हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए। तो इस रीजन में सबसे ज़्यादा लौह इस्पात उद्योगों का विकास हुआ है भारत के पूर्वी भाग में। ठीक है। दूसरा, यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से पूर्वी पठार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां जनसंख्या घनत्व अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। अब दोस्तों हमें एक चीज याद रखनी है, जनसंख्या का बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। आपको अगर भूल जाओ आपकी जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है भारत के रीजन में, तो आपको एक पैटर्न अपनाना है। आप खुद सोचिए कि उच्चावच के आधार पर पूरे धरातल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या निवास करना चाहेगी वो वहाँ करेगी जहाँ पर उसको कृषि के लिए भूमि और उसकी सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होगी। उसके बाद में जनसंख्या घनत्व होगा कम, कहाँ पर, पठारों में, और सबसे कम होगा मैदानों में। तो ये जो महानदी बेसिन है, तो नदियाँ हैं, तो नदी के द्वारा यहाँ पर जिस मैदान का निर्माण हुआ होगा वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का ही विकास हुआ होगा, और जहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है वहीं पर क्या करते हैं, लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इसीलिए इस क्षेत्र में यानी कि पूर्वी भारत का ये वाला जो रीजन है यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक, अब देखिए आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपकी महानदी है और महानदी 2 राज्यों में बह रही है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, तो महानदी इस पठार के बिल्कुल कहाँ है, उत्तर में है। तो जो छत्तीसगढ़ बेसिन है वो छत्तीसगढ़ बेसिन को रांची के पठार से ये नदी क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो देखिए महानदी के उत्तर में रांची का पठार और दक्षिण में क्या है, छत्तीसगढ़ बेसिन है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने देखा था, तो ये महानदी है। ठीक है, अब ये वाला जो रीजन था ये क्या है आपका, रांची का पठार था, इसके नीचे महानदी बेसिन हो गया या छत्तीसगढ़ बेसिन हो गया। तो ये नदी रांची के पठार को छत्तीसगढ़ बेसिन से अलग करती है और अंत में इस प्रकार डेल्टा का निर्माण करते हुए कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये था हमारा महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन। तो इससे संबंधित जो भी सवाल पूछे जाएंगे आपसे वो यही पूछा जाएगा कि एक तो इसका विस्तार कहाँ है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। आप चाहें तो किताबी भाषा में इसको और कितना भी तोड़ लीजिए, मरोड़ लीजिए, वो शब्द हम अपने आप बनाते हैं, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो कीवर्ड्स हैं इसके वो ये हैं जो आप इन कीवर्ड्स की सहायता से मेंस में इनके आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ये तो कुछ नहीं करना है आपको, बस याद रखना है इसकी संरचना गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बनी है। गोंडवाना है तो कोयला है, धारवाड़ है तो लोहा है, बस ये 2 चट्टानें आपको याद रखनी है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है अपना दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार भी पूर्वी पठार का ही हिस्सा है लेकिन दक्षिण में है। यहाँ था आपका छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद आया आपका महानदी बेसिन, और महानदी बेसिन के बिल्कुल दक्षिण में क्या है आपका दंडकारण्य का पठार है। ये मैप में आपको दिखाई दे रहा है। दंडकारण्य के पठार का जो विस्तार है वो 6 राज्यों में है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तो आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिखाई देगा, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद में इसका विस्तार पश्चिमी पूर्वी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना में है। ठीक है, सॉरी 5 राज्यों में, यहाँ महाराष्ट्र 2 बार आ गया, इसको काट दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा हो गया, ये तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ये महाराष्ट्र। तो 5 राज्यों में इसका विस्तार है। अब इसकी कोई खास विशेषताएं नहीं है और ना ही ये ऐसा पठार है जिसका कोई आर्थिक महत्व हो। आर्थिक महत्व नहीं है, केवल इसका एक रीजन ये है कि भारत में जो टिन धातु पाई जाती है वो इसी पठार में पाई जाती है, और टिन धातु यहाँ पाई जाती है उस जिले का नाम है बस्तर जिला। ठीक है, ये बात बस आपको याद रखनी है।
ये इतना ऊबड़ खाबड़ है, यानी कि एक तो समतल नहीं है, और समतल नहीं है तो यहाँ पर कृषि कार्य असंभव हो गया है। तो ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से ये अनुपजाऊ भी है, अनुपजाऊ होने के कारण ये कृषि की दृष्टि से अनुपयोगी है। तो इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। देखिए, यह खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन अत्यंत ऊबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ भी है। गोदावरी की सहायक इंद्रावती नदी के अपवाह का संबंध इस पठार से है। भारत में टिन धातु दंडकारण्य के पठार में स्थित बस्तर के क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ खनिज संसाधन हैं, लेकिन ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से यहाँ पर उन खनिज संसाधनों का दोहन संभव नहीं हो पाया है, और दोहन संभव नहीं हो पाया है तो ये पठार आर्थिक दृष्टि से क्या हो गया है, ज़्यादा लाभकारी नहीं है। तो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है, तो इस पठार के बारे में जितनी भी विशेषताएं बुक्स वगैरह में मिलती हैं आपकी, वो सिर्फ इतनी ही है। और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए दंडकारण्य के पठार की क्या विशेषताएं, तो आपको इतना ही बताना है कि यहाँ पर खनिज संसाधन मिलते हैं, लेकिन उनका दोहन संभव ना होने के कारण ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ की क्या है कि इस पठार में भारत में टिन धातु पाई जाती है, यानी कि एकमात्र रीजन, और जगह भी मिलती है लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो टिन धातु मिलेगी वो इसी रीजन में बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। और इसका विस्तार 5 राज्यों में है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहाँ कहाँ था? पश्चिम बंगाल में था, और बिहार में था, और छत्तीसगढ़ में था, और उड़ीसा में था, और इसके अलावा झारखंड में था। ये 5 राज्य तो छोटा नागपुर पठार के हैं। 5 ये इसके हो गए। अब एक और बचा आपका छत्तीसगढ़ बेसिन। तो छत्तीसगढ़ बेसिन 2 जगह पर था आपका, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। हो गए तीनों की अवस्थिति। तो इनको भूलना नहीं, अगर मैपिंग से आप लोग पढ़ोगे, इनको एक एक करके देखते जाओगे, तो बिल्कुल कभी भी आप नहीं भूलोगे। एक इमेज हमेशा दिमाग में सेट रहेगी कि ये वाला रीजन किस क्षेत्र में आता है। इस वाले रीजन को भी अगर आप कवर कर लोगे, इससे पता लग जाएगा कि आपने कितना रीजन यहाँ पर कवर किया है। तो वो राज्य अपने आप यहाँ शो हो जाते हैं। अगर किसी को राज्यों की अवस्थिति बहुत अच्छे तरीके से मालूम है तो एक मोटा मोटा अनुमान भी मैप को देख के लग जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम उत्तर पूर्वी पठार पे। पूर्वी पठार हो गया। अब प्रायद्वीपीय पठार का अगला ही पार्ट है उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी का मतलब हो गया कि उत्तर पूर्वी पठार हम कहते हैं मेघालय के पठार को। ठीक है, तो मेघालय का जो पठार है वो 3 पहाड़ियों से निर्मित है। पहली है आपकी गारो पहाड़ी, दूसरी है खासी पहाड़ी, और तीसरी है जयंतिया पहाड़ी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मेघालय का पठार। तो इस मेघालय के पठार में 3 पहाड़ी इस क्रम में हैं। ठीक है, सबसे पहले गारो, उसके बाद खासी, उसके बाद जयंतिया। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके निर्माण की, इसकी संरचना की। दोस्तों, यहाँ आपको इतना याद रखना है, जो मेघालय का पठार है वो पूर्वी पठार का ही विस्तार है, लेकिन यहाँ पर एक गैप बन गया ये वाला, और इस गैप को कहते हैं राजमहल गारो गैप। और इसका दूसरा नाम है, जिसे पश्चिम बंगाल में कहा जाता है मालदा गैप। तो यहाँ पर अभी आपने देखा था कि जो छोटा नागपुर का पठार था, इस छोटा नागपुर के पठार का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा था, इसका नाम क्या था? राजमहल पर्वत था। और इस मेघालय के पठार की जो पश्चिमी पहाड़ी है उसका नाम गारो है। तो राजमहल गारो गैप इसलिए इसको कहते हैं कि मालदा गैप जो है ये क्या कर रहा है, राजमहल गारो गैप वो मेघालय के पठार को किससे अलग कर रहा है? छोटा नागपुर के पठार से। या ये कह सकते हैं कि राजमहल गारो गैप अवतलन या धसाव की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित हुआ, जिससे प्रायद्वीपीय पठार या छोटा नागपुर का पठार या पूर्वी पठार 2 भागों में विभाजित हो गया। एक तो मेघालय के पठार के नाम से जाना गया और एक छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना गया। राजमहल गारो गैप इसको अलग अलग करता है या विभाजित करता है। ठीक है, तो राजमहल गारो गैप का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, वो अवतलन की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, धसाव की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। कभी अतीत में ये पूरा रीजन क्या था? एक था। एक होने के बाद में क्या हुआ? फिर कभी
भूसंचलन की क्रिया हुई और उस भूसंचलन की क्रिया में ये बीच का हिस्सा नीचे धंस गया, नीचे धंसने के कारण इनके बीच में गैप बन गया। ठीक है, उस गैप के कारण ही इनकी स्टडी ज्योग्राफी में फिर अलग अलग करने लग गए। अब हुआ क्या कि यहाँ से कौन कौन, यहाँ से नदी बह रही है आपकी गंगा और इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र। तो ये दोनों नदियों ने क्या किया, धीरे 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 यहाँ पर अवसाद एकत्रित कर दिए और उन अवसादों के एकत्रण से ये गैप भर गया और भरने के बाद में ये डेल्टाई मैदान में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये था राजमहल गारो गैप। अब ये जो पहाड़ी क्षेत्र है वो 3 पहाड़ियों में बटा है, गारो, खासी, जयंतिया। अब इनकी विशेषता क्या है कि इस वाले रीजन में भारत में औसत से अधिक वर्षा होती है। और औसत से अधिक वर्षा कैसे होती है, आपको मालूम है कि इंडिया में जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिम से आता है और दक्षिण पश्चिम से आने के बाद सबसे पहले ये पश्चिमी घाट से टकराता है और पश्चिमी घाट से जब टकराएगा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश करेगा और यहाँ जब सबसे ज़्यादा बारिश करता है तो ये पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल हो गई और ये पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल हो गई। तो सर्वाधिक वर्षा इस मानसून के द्वारा कहाँ होती है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। और पूर्वी घाट ये वाला जो रीजन है ये क्या रह जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब है कि जहाँ वर्षा बहुत कम मात्रा में होती हो। ये कैसा रीजन हो गया, वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया। अब धीरे धीरे यही मानसून आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है तो जैसे जैसे ये भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश करता है तो इसमें वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है और बाद में फिर ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा और बंगाल की खाड़ी से फिर पानी उठाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो इसका जो लोटा था यहाँ से इसने भरा, यहाँ डाल दिया, अब वो खाली हो गया। अब वो जैसे ही आगे बढ़ेगा तो बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा, फिर से यहाँ से पानी उठाएगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर ये हिमालय की अवस्थिति इस तरीके से टूटी फूटी पहाड़ियों की तरह है ना। तो जब ये इधर जाएगा तो ये पहाड़ियाँ क्या करती हैं, इसको आगे बढ़ने से रोक देती हैं और जब मानसून को आगे बढ़ने से रोक देती हैं तो मानसून तो रुकेगा नहीं क्योंकि ये हवाएं हैं और ये हवाएं उस जगह पर जरूर पहुंचेंगी जहां लो प्रेशर का विकास होता है। तो भारत का ये वाला जो रीजन है थार का रेगिस्तान, गर्मियों के समय में यहाँ का टेम्परेचर इतना अधिक हो जाता है जिसके कारण यहाँ निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है। तापमान यहाँ अधिक होगा तो यहाँ क्या होगा, हवाएं गर्म होंगी और हवा जब गर्म होंगी तो वो हल्की होके ऊपर उठने लगती है और ऊपर उठती है तो यहाँ का वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस वायुदाब को भरने के लिए हवाएं हिंद महासागर में बने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो इसका जो रास्ता है वो इस तरीके से, अब इसने तो भले ही रोक लिया लेकिन इसको पहुंचना कहाँ है, निम्न वायुदाब तक पहुंचना है। क्यों, क्योंकि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ये कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर होगा कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी हमेशा। तो इसको तो यहाँ आना ही है। तो ये अपनी दिशा परिवर्तित करके किधर हो जाता है, पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। तो पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद यहाँ पर ये खासी पहाड़ी है और खासी पहाड़ी की जो संरचना है, जो आकृति है वो कीप के आधार की है, यानी कि कीप नुमा आकृति है। तो इसकी कीप नुमा आकृति होने की वजह से ये यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा करता है और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है चेरापूंजी के मासिन ग्राम में 1200 सेंटीमीटर से भी अधिक, यानी कि मेघालय का पठार विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होने के कारण ही वनस्पति की सघनता अधिक होती है और वनस्पति की सघनता अधिक होगी तो यहाँ क्या होगा, जैव विविधता भी अधिक होगी। अब जहाँ जैव विविधता अधिक है दोस्तों, वहां पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन मिलेंगे, सदाबहार वन मिलेंगे। अब यहाँ एक चीज आपको याद रखनी है कि भारत के ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ जैव विविधता तप्त स्थल पाए जाते हैं। तो भारत में 3 रीजन हैं जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। एक तो आपका ये वाला रीजन हो गया, पश्चिमी घाटम जिसे बोलते हैं, एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, एक आपका उत्तर पूर्वी भारत हो गया। तो इन 3 रीजन में औसत से अधिक वर्षा होती है और औसत से अधिक वर्षा होने के कारण इस यहाँ पर सबसे ज्यादा वनस्पति की मिलती है, जैव विविधता अधिक होती है और जहां सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत के ये 3 क्षेत्र क्या हैं, जैव विविधता तप्त स्थल भी है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जिनको इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी किसकी, उत्तर पूर्वी पठार या मेघालय के पठार की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके इसके पॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं।
पहला पॉइंट क्या है, उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से यह पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। जैसे भी हमने देखा, किसका, प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है, जो राजमहल गारो गैप के द्वारा अलग होता है। अब बात आती है कि राजमहल गारो गैप क्या था। तो देखिए, इसका निर्माण भू संचलन के द्वारा धसाव की प्रक्रिया से हुआ है, जो छोटा नागपुर के पठार के राजमहल पर्वत को मेघालय पठार के गारो पहाड़ी से अलग करता है। तो इसीलिए इधर तो राजमहल हो गया, इधर गारो हो गया, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, राजमहल गारो गैप रख दिया। ठीक है। इस बेसिन में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेपण हुआ है, जिससे यह बेसिन डेल्टाई मैदान में परिवर्तित हो चुका है। तो डेल्टाई मैदान हमने पढ़ा था किसमें, उत्तरी भारत के विशाल मैदान में। तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान का भौतिक आधार पर जब विभाजन किया तो उसको 5 भागों में बांटा गया था। तो 5वां जो उसका पार्ट था वो था डेल्टाई मैदान। ठीक है। अगली बात है, पश्चिम बंगाल में इस गैप को मालदा गारो गैप के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, कई बार मेंस में 20 से 50 शब्दों में जो क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए, चाहे वो आरएएस हो, चाहे पीसीएस मेंस हो, चाहे यूपीएससी मेंस हो, कोई भी मेंस हो, तो मान लीजिए उसमें सिर्फ इतना सा ही लिख के देगा आपको, राजमहल गारो गैप, और कुछ नहीं पूछेगा कि इसकी विशेषता बतानी है कि इसके बारे में क्या लिखना है। बस इतना लिख के दे दिया, हेडिंग लिख के छोड़ दी और आगे लिख दिया 50 शब्द। तो 50 शब्दों में क्या लिखोगे, तो यही कीवर्ड्स हैं जो इसमें लिखे जाएंगे। सबसे पहले इसका निर्माण भूसंचलन की क्रिया से, भूसंचलन में उत्थान से कि धसाव से, तो धसाव की प्रक्रिया से। किसको किससे अलग कर रहा है ये भी बताना है। विशेषता क्या है कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा यहाँ पर अवसाद एकत्रित हो गए, जिससे ये गैप भर गया और भरने से यहाँ पर एक मैदान की उत्पत्ति हुई है, मैदान का निर्माण हुआ, जिसे डेल्टाई मैदान कहा जाता है। और इसका अन्य अगर कोई नाम है तो उसको भी लिख दीजिए। तो मालदा गारो गैप इसको पश्चिम बंगाल में कहते हैं। तो ये था इसके बारे में। अब अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से, अभी हमने देखा कि 3 पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी, गारो, खासी, जैंतिया, जो प्राचीन चट्टान से निर्मित हैं। ठीक। अगला पॉइंट, खासी पर्वतीय क्षेत्र का कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण यहाँ औसत से अधिक वर्षा, किससे, औसत से अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित चेरापूंजी का मासिन राम विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। तो यहाँ 2 सवाल बनते हैं कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो मासिन राम। विश्व का भी पूछा जाए तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मासिन राम ही है। और मासिन, पहले कई बच्चे ये कहते हैं कि चेरापूंजी, चेरापूंजी एक जगह है, तहसील है, और इस चेरापूंजी का ये गाँव है मासिन राम। ये याद रखना, अगर मासिन राम ऑप्शन में नहीं है, चेरापूंजी है, तब हमारा चेरापूंजी सही होगा। अगर दोनों ऑप्शन में, तो ये भूल ना रखें कि चेरापूंजी का मासिन राम है। ठीक है। तो पर्टिकुलर जो प्लेस है वो कौन सा है आपका, मासिन राम। अगली बात, यहाँ धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज। अब देखिए, यहाँ की जो सबसे ऊंची पर्वतीय क्षेत्र है वो कौन सा है, शिलोंग रेंज है। और शिलोंग रेंज पे ही मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी अवस्थित है, कौन सी, नोकरेक। ठीक। तो ये पूछा जाए कि मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नोकरेक, जो कहाँ अवस्थित है, शिलोंग रेंज में अवस्थित है। क्लियर है। तो ये था हमारा क्या, मेघालय का पठार। अब इसके बाद में आगे आते हैं। देखिए, अब एक चीज और रह गई यहाँ पर, औसत से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है, लेटेराइट मिट्टी का विकास। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज याद रखना कि लेटेराइट मिट्टी का जो विकास होता है वो उन क्षेत्रों में होता है जहाँ औसत से अधिक वर्षा होगी। तो अब आप खुद ज्ञात कर सकते हैं कि भारत के कौन कौन से रीजन हैं जहां पर औसत से अधिक वर्षा होती है। एक तो ये वाला रीजन हो गया, एक ये वाला रीजन हो गया, और एक अंडमान निकोबार वाला, और एक हिमालयन रीजन। यानी कि हिमालय में पर्वतीय क्षेत्र है, इस वजह से वहां थोड़ी बहुत लेटेराइट मिट्टी बनेगी। यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी, यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी की विशेषता है कि जहाँ सबसे अधिक वर्षा होगी तो वहाँ पहाड़ी क्षेत्र की जो भी ऊपरी परत है वो रिस करके कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है, और वहाँ क्या बन जाती है, लेटेराइट मिट्टी बन जाती है। लेटेराइट मिट्टी में जो कृषि की जाती है वो सबसे ज़्यादा उसमें बागानी फसलों की कृषि की जाती है। किस प्रकार की, बागानी फसल। तो बागानी फसलों में जैसे एक तो हमारी चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, चाय, कॉफ़ी, मसाले। तो ये कौन सी मिट्टी की विशेषता है, कौन सी मिट्टी में इस प्रकार की कृषि की जाएगी, बागानी कृषि लेटेराइट मिट्टी में की जाएगी। अब दूसरी बात यहाँ याद रखना कि जो चाय है, तो भारत में चाय का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है दोस्तों असम में।
यानी कि असम इसी रीजन में आता है, यहाँ पहाड़ी रीजन भी है, औसत से अधिक वर्षा भी है, तो यहाँ लेटेराइट मिट्टी का विकास हुआ। तो लेटेराइट मिट्टी का विकास होने की वजह से असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दूसरी चीज यहाँ पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल असम के बाद में दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। इसके अलावा यहाँ पर तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो होती है शीतकाल में, और शीतकाल में जब बारिश होगी यहाँ पर वो किससे होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से या लौटते हुए मानसून से। तो यहाँ जो भी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर क्या हुआ, लेटेराइट मिट्टी का विकास हुआ, जिसके कारण यहाँ चाय की खेती की जाती है। तो तमिलनाडु जो है वो चाय के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है भारत में, पहले दूसरे पर था। अब नई रिपोर्ट के अनुसार दूसरे पर पश्चिम बंगाल हो गया है और पहले पर कौन सा हो गया है, असम हो गया है। तो पहले पर असम, दूसरे पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पर ये। अब पश्चिमी घाट में एक राज्य आता है अपना कर्नाटक, तो कर्नाटक में कॉफी की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। किसकी, कॉफी की। तो कॉफी के उत्पादन में अगर राज्य पूछा जाए आपसे कि पहले नंबर पर कौन है, तो कर्नाटक है। चाय और कॉफी दोनों क्लियर। अब बात आ गई मसाले, तो मसालों का जो उत्पादन होता है दोस्तों वो सबसे ज्यादा होता है केरल वाले रीजन में, जहां नन्ना मलाई, अन्ना मलाई और कार्डमम पर्वत श्रेणियां हैं। नन्ना मलाई और अन्ना मलाई में किसकी खेती, लौंग की और अन्य जो मसाले हैं उनकी कृषि की जाती है। इसके अलावा एक पर्वत जिसका नाम ही क्या है, कार्डमम, और कार्डमम का हिंदी अर्थ होता है इलायची। तो इलायची पर्वत भारत का सबसे दक्षिणी पर्वत है, तो यहाँ पर इलायची का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो मसालों की जो कृषि सबसे ज्यादा की जाती है वो केरल भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद में आपका तमिलनाडु होगा, ठीक है। तो हल्दी वगैरह जो है वो इसी रीजन में, महाराष्ट्र में हल्दी का उत्पादन हो गया, और इसी रीजन में फलों का उत्पादन भी सबसे ज्यादा किया जाता है। तो बागानी फसलों के अंतर्गत ये कुछ फसलें थी जिनके बारे में हमने जाना है यहाँ पर। अब देखिए, औसत से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ लेटेराइट मिट्टी का विकास हुआ है, तथा यह भारत के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है जहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको कैसे समझना है कि जैव विविधता होती क्या है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। जैव विविधता का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती हो, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हो, ठीक है, विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े पेड़ पौधे घास सब एक साथ एक स्थान पर मिश्रित हो जाए, उसे जैव विविधता कहते हैं। और ऐसी चीजें वहीं होंगी जहां सबसे अधिक बारिश होगी, ठीक है। तो बारिश वाले क्षेत्रों में ही जैव विविधता सर्वाधिक होगी, और जहां जैव विविधता अधिक है वहां पर सदाबहार वन, सदाबहार का मतलब होता है ऐसे वन जो सदा हरित रहते हैं, जिनकी पत्तियां हमेशा हरी रहती हैं। एक होते हैं पर्णपाती वन, पर्णपाती वन मिलेंगे भारत के इस वाले रीजन में, क्योंकि इस वाले रीजन में क्या होता है कि जब मानसून जाता है तो जैसे जैसे वो पूर्व की ओर बढ़ता है तो वो वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो यहाँ पर फिर पेड़ क्या करते हैं, पानी की आवश्यकता के अनुसार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, फिर उन पर नई पत्तियां बाद में आती रहती हैं, उनको कहा जाता है पर्णपाती वन। क्लियर है। अब यहाँ की जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं, जो इन पहाड़ियों का नाम है इन जनजातियों के नाम पर ही रखा गया, गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की प्रमुख 3 जनजाति हैं। तो ये था हमारा मेघालय का पठार। अब इसके बाद में अगला आता है अपना दक्कन का पठार। दक्कन का पठार 4th पार्ट है किसका, प्रायद्वीपीय पठार का ही। और दक्कन के पठार को भी 3 पठारों में विभाजित किया जाता है। पहला है आपका दक्कन ट्रैप, दूसरा है कर्नाटक का पठार और तीसरा है आंध्रा का पठार। तो ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही होगी दोस्तों, ये त्रिभुजाकार संरचना, ट्रायंगल संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये है आपका पूरा दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार में एक संरचना तो हो गई कौन सी आपकी, दक्कन ट्रैप, एक हो गई कर्नाटक का पठार और एक हो गई आंध्रा का पठार, ठीक है। तो इस पठार का विस्तार ताप्ती नदी के दक्षिण में, तो देखो यहां से ये ताप्ती नदी बह रही है ये, और कहां गिर रही है, अरब सागर में। तो ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है, तो यानी कि इस पठार की जो आकृति है वो कैसी है, त्रिभुज के आकार की है। क्लियर है। अब आगे आते हैं, एक एक करके इनके बारे में स्टडी करते हैं कि दक्कन ट्रैप क्या है। देखिए ये है आपका दक्कन ट्रैप, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और ये 4 संरचना दिखाई दे रही होंगी। तो इस दक्कन ट्रैप में 4 पहाड़ियां मिलती हैं। सबसे पहले मिलती है आपकी सतमाला, दूसरी है आपकी अजंता, तीसरी है आपकी बालाघाट, और चौथी है आपकी हरिश्चंद्र। इनका क्रम पूछता है कई बार
कि इन पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए, तो सबसे उत्तर में देखिए लगता ये है कि अजंता सबसे उत्तर में है, लेकिन अगर इस तरीके से इसकी संरचना है ऐसे, तो ये ऊंची उठी हुई दिखाई देती है। तो सबसे पहले आपकी कौन सी आ जाएगी, सतमाला, उसके बाद अजंता, फिर बालाघाट, फिर हरिश्चंद्र। ये 4 पहाड़ियां हैं किसमें, दक्कन ट्रैप में। दक्कन ट्रैप का जो विस्तार है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, यानी कि महाराष्ट्र में अब देखो किताब में इसकी जो परिभाषा मिलती है वो किस प्रकार से मिलती है कि महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है, दक्कन ट्रैप कहा जाता है। तो इसका विस्तार महाराष्ट्र में, संरचना किससे निर्मित है, बेसाल्ट चट्टानों से, और जहां पर बेसाल्ट चट्टान होती हैं उनके अपक्षय से वहां पर किस प्रकार की मिट्टी का विकास होता है, काली मिट्टी का विकास होता है। और काली मिट्टी जो होती है वो किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है, कपास की खेती के लिए, और कपास के बाद में सेकंड नंबर पर इस पर की जाती है गन्ने की खेती, इसीलिए इसको कहा जाता है काली कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी। अब देखो सबसे ज्यादा अगर हम उद्योगों की बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक चीनी मिल जो है वो महाराष्ट्र में है, और भारत में सर्वाधिक गन्ने का जो उत्पादन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में इसलिए है क्योंकि चीनी क्या है, एक भारहासी उद्योग है, क्योंकि उसमें जितना उसका कच्चा माल है उसमें से उतना पका हुआ माल नहीं निकलता जितना कि कच्चा माल हो जाता है। तो भारत, इसीलिए महाराष्ट्र में क्या है, सर्वाधिक चीनी मिलें हैं, तो यहाँ पर कपास और गन्ने की खेती सर्वाधिक की जाती है। अब नदी का संबंध, यानी कि गोदावरी नदी के अफवाह का संबंध किससे है, इस पठार से है। तो गोदावरी नदी यहाँ से निकलती है त्र्यंबक पर्वत से, और त्र्यंबक पर्वत से निकलने के बाद में वो कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मैं व्हाइट पेन से बना दे रहा हूँ इसको। ये आपकी गोदावरी नदी है जो त्र्यंबक पर्वत से निकलने के बाद कहाँ गिर गई, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की, यानी कि ये वाला जो रीजन है भारत का 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, इसको प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। अब अगला पॉइंट है इसमें, सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र पर्वतमाला इसी पठार में विस्तृत है। तो ये था आपका दक्कन ट्रैप। यहाँ से क्या सवाल बन सकते हैं, एक तो विस्तार, एक संरचना, एक नदी, और यहाँ कौन कौन से पहाड़ी क्षेत्र हैं। इसके बाद में अगला आता है आपका कर्नाटक का पठार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कर्नाटक का पठार। क्यों, क्योंकि इसकी संरचना ही इसी प्रकार की है कि इसको अन्य पठारों से विभिन्न तरीके से अलग बनाती है, अलग पहचान दिलाती है। तो देखिए ये है आपका कर्नाटक का पठार। नाम से पता चल रहा है तो आप बता दोगे कि इसकी जो संरचना है वो कहाँ पर विस्तृत होगी, कर्नाटक में होगी। तो कर्नाटक में ये वाला जो रीजन था आपका, ये पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट के जस्ट संलग्न या सटे हुए क्षेत्र को कर्नाटक का पठार कहते हैं। तो कर्नाटक का जो पठार है ये पश्चिमी घाट हो गया आपका, ये वाला रीजन, और ये क्या है, कर्नाटक के पठार को भी उच्चावच संबंधी विभिन्नताओं के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो मलनाद और एक मैदान। यानी कि पश्चिमी घाट से लगा हुआ ऊंचा उठा हुआ पर्वतीय क्षेत्र क्या कहलाता है, मलनाद कहलाता है। क्या, कैसे याद रखोगे कि पश्चिमी घाट से लगा हुआ या सटा हुआ क्षेत्र जो कि पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है उसे मलनाद कहते हैं। और इसी मलनाद में एक क्षेत्र है जिसे हम बाबा बूदान कहते हैं, और बाबा बूदान में एक चोटी अवस्थित है, उस चोटी का नाम है मुल्यानगिरी। कई पुस्तकों में देखिए, जब हम ऑक्सफोर्ड एटलस की बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड एटलस में इसकी सबसे ऊंची चोटी बताया गया कुद्रेमुख को। कुद्रेमुख बाबा बूदान की या कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, और एनसीईआरटी में इसकी जो सबसे ऊंची चोटी बताई गई है वो बताई गई है मुल्यानगिरी। तो अगर ऑप्शन में मुल्यानगिरी नहीं हो तो कुद्रेमुख सही होगा, और कुद्रेमुख और मुल्यानगिरी सही हो तब आपको आंसर में क्या लगाना है, मुल्यानगिरी लगाना है। तो अब देखते हैं इसकी भाषा कैसे बनती है कि पश्चिमी घाट से संलग्न ऊंचे उठे हुए पर्वतीय क्षेत्र को मलनाद कहते हैं, और मलनाद के पूर्व में कम ऊंचे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मैदान कहा जाता है। और ये जो कम ऊंचा क्षेत्र है ये किस पठार के नाम से जाना जाता है, बेंगलोर या मैसूर के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ होगा, कर्नाटक में। देखिए अब इसमें एक एक करके इस पॉइंट की चर्चा करते हैं। देखिए इसका जो निर्माण है वो किस चट्टानों से हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। तो अभी मैंने बताया था कि जहां धारवाड़ चट्टान की बात आ जाए वहां पर खनिज संसाधन भरपूर तरीके से मिलेंगे, खूब मिलेंगे।
और किस प्रकार के लौह अयस्क मिलेंगे, और यहाँ इसीलिए लौह इस्पात पर आधारित यानी कि लौह अयस्क पर आधारित उद्योगों का विकास होगा। तो देखिए यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके कारण यहाँ खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से यह क्षेत्र भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिससे यहाँ पर लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार हैं और इस पर आधारित लौह इस्पात उद्योग का विकास किया गया है। दूसरा पॉइंट है, कर्नाटक के पठार को उच्चावच संबंधी विशेषताओं के आधार पर मलनाद और मैदान में विभाजित किया जाता है। अपेक्षाकृत पश्चिमी घाट से लगे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र को मलनाद कहा जाता है तथा मलनाद के पूर्व के कम ऊंचे क्षेत्र को मैदान कहा जाता है, जो बेंगलोर या मैसूर के पठार के नाम से जाना जाता है। बाबा भूदान यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, जिसकी चोटी मुल्यानगिरी कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि ऑक्सफोर्ड एटलस में कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख को बताया गया है और एनसीईआरटी में इसकी सबसे ऊंची चोटी मुल्यानगिरी को बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में दोनों ही हो सकती हैं, कुद्रेमुख भी और मुल्यानगिरी भी। जब दोनों ऑप्शन में होती हैं तब हमको मुल्यानगिरी ही लगाना है। क्लियर है आप यहां तक बात? तो ये था आपका कर्नाटक का पठार। आगे देखिए, इसी में मैसूर के पठार से कावेरी नदी का अपवाह होता है, यानी कि जो मैसूर का पठार आपने देखा वहां से कावेरी नदी बहती है कर्नाटक से, और कावेरी मैसूर के पठार से होते हुए कहाँ चली जाती है? तमिलनाडु में चली जाती है। और यहाँ से अन्य बहने वाली नदियाँ कृष्णा है, तुंगभद्रा है, भीमा है। अब देखिए यहाँ पर दो वाटरफॉल हैं इस पठार में। पहला है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात की जो हाइट है वो है 455 मीटर। कितनी है ऊंचाई? 455 मीटर। और ये किस नदी पर है? वाराही नदी पर। किस जिले में है? शिमोगा में। कहाँ है? कर्नाटक में। तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी पर अवस्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यही है आपका कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात की हाइट पूछे, ऊंचाई पूछे तो 455 मीटर। इसके अलावा दूसरा जलप्रपात आता है आपका जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात भी कर्नाटक के शिमोगा जिले में है और नदी पूछी जाए तो वाराही नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। ये इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका जोग जलप्रपात और ये है आपका कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, तो ये था आपका कर्नाटक का पठार। अब आता है आंध्रा का पठार। तो आंध्रा के पठार के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आंध्रा का जो पठार है वो दो पठारों से निर्मित है, एक तो रॉयल सीमा का पठार और एक तेलंगाना का पठार। तो दोस्तों देखिए यहां पर मैं यहां दिखा देता हूं आपको, ये है हमारी गोदावरी नदी, ये है आपकी कृष्णा नदी और ये है आपकी कावेरी नदी। ठीक है, ये दिख गई होगी आपको। तो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के मध्य में, या ये कह सकते हैं कि कृष्णा नदी के उत्तर के पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहते हैं और इसके दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रॉयल सीमा का पठार कहते हैं। अब गोदावरी और कृष्णा के मध्य में आपको एक झील दिखाई दे रही होगी, ये झील है कोल्लेरू झील। कोल्लेरू झील एक ऐसी झील है जो एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। कैसी? एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि। ठीक, तो ये लोकेशन आपको याद रखनी है। गोदावरी और कृष्णा के बीच में तो तेलंगाना का पठार है और कृष्णा और कावेरी के बीच में रॉयल सीमा का पठार है। इसी रॉयल सीमा के पठार में 3-4 पहाड़ी आती हैं, वेलिकोंडा, पालकोंडा और नन्नामलाई। ठीक है, तो वेलिकोंडा, पालकोंडा और नन्नामलाई कौन से पठार में अवस्थित है आपसे पूछा जाए तो रॉयल सीमा के पठार में या आंध्रा के पठार में है। तो कौन सी झील अवस्थित है? कोल्लेरू झील अवस्थित है। देखिए अब इसको किताबी भाषा में तोड़ते हैं थोड़ा सा। आंध्रा के पठार के अंतर्गत रॉयल सीमा तथा तेलंगाना का पठार आता है। कृष्णा नदी बेसिन के, यानी कि जो कृष्णा नदी थी आपकी ये, तो कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को, ये वाला जो रीजन है पठारी क्षेत्र, ये रॉयल सीमा का पठार हो गया और इसके उत्तरी पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तेलंगाना का पठार कहा जाता है। ठीक है,
कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के मध्य में, यानी कि ये तो आपकी कृष्णा हो गई और ये गोदावरी हो गई, इनके बीच में एक झील थी, कौन सी, कोलेरू झील। तो कोलेरू झील अवस्थित है जो एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। अब यहाँ पर कुछ पर्वत मिलते हैं, पहला है पालकोंडा, दूसरा है बेलीकोंडा और तीसरा है नन्नामलाई। तो ये तीनों पर्वतों का विस्तार जो है वो रॉयल सीमा के पठारी रीजन में है, यानी कि आंध्र प्रदेश में है, जो भारत के दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आंध्रा का पठार। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।